नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। इस वक्त जो है देश में बड़ा जो है मूड माहौल बदला हुआ है, बड़ी लेवल के जो है ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को मिल रहे हैं। बिजनेस करने को लेकर खबर आ रही है कि वहां भी जो है बड़ी अमूलचूल बदलाव की जा सकती है। दो टर्मिनोलॉजी सामने आते हुए दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब तक जो व्यवस्था थी वो थी प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड, जिसको अब बदलकर जो है मोदी सरकार परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड करना चाहती है। अब क्या है ये पूरी खबर, प्रवीण सर से समझने की कोशिश करेंगे। प्रवीण सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। सर, अब तक हम लोग ये सुनते रहते थे कि भाई रिफॉर्म परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, मोदी जी ये नारा देते थे। फिर वो ये भी कहते हुए दिखते थे कि जो है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। अब ये नया मामला क्या है सर? प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड एंड परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड। नहीं, देखिए, जो कैबिनेट सेक्रेटरी रहे हैं फॉर्मर राजीव गाबा, सीनियर आईएएस थे और अब नीति आयोग के मेंबर हैं। उनकी अगुवाई में सरकार ने दो बड़े पैनल बनाए थे, आपको याद होगा, पिछले साल जी। रिफॉर्म के लिए। और अब राजीव गाबा ने एक बड़ा एक संदेश दिया है, एक बड़ा खुलासा किया है कि सरकार अब एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाली है पूरे देश में, कारोबार और तमाम जो सेक्टर हैं उनसे जुड़ा हुआ। दो बातें, जो दो टर्म आपने यूज़ किए कि प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड। जी। पहले ऐसी व्यवस्था थी कि यानी जिस चीज़ की इजाज़त नहीं है करने की, तब तक हर चीज़ आपकी जो है वो प्रोहिबिटेड जी। है ना। और अब सरकार ये करना चाहती है कि जब तक आपको मतलब परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड, यानी कुछ चुनिंदा चीज़ें जिनको लेकर पाबंदी है, उन्हें अगर छोड़ दिया जाए तो फिर आप किसी भी तरह का कोई भी काम कर सकते हैं। किसी तरह की लाइसेंसिंग, किसी तरह की जो लाइसेंस राज है, उन सब की तमाम तरह की फॉर्मेलिटीज़ हैं, सरकार अब उन सबको कट डाउन करके ख़त्म कर देना चाहती है। और ये बहुत बड़ा चेंज यहाँ से सरकार की पॉलिसी में मुझे लगता है या रिफॉर्म की गाड़ी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रवीण सर, मैं आपका ध्यान जो है केंद्रित करना चाहूंगा कि आज से कुछ महीने पहले अगर देखा जाए सर, तो हम लोगों ने मनी सेंट्रल में जो है इस बात को डिस्कस किया था कि कस्टम्स को लेकर एक मामला आया था, जिसको लेकर खूब रार मचा था। सोशल मीडिया, ट्विटर पर जो है तमाम जो है लोगों ने कमेंट करना शुरू किया था। और उसके जो मालिक थे, उन्होंने थे वो ये कहते हुए दिखे थे कि यहाँ हम काम नहीं कर सकते, अपना सारा धंधा बंद कर रहे हैं और हम शिफ्ट कर रहे हैं। ऐसी दो चार और खबरें भी आई थी, टू बी वेरी प्रिसाइज। मैं समझना चाहूंगा कि क्या ये सब वजह से जो डेंट पड़ा उसको सुधारने की कोशिश की जा रही है गाबा साहब के द्वारा? हाँ बिल्कुल, देखिए, वो वन ऑफ एक इंसिडेंट था जिसने कस्टम से जुड़ी एक खामी को लेकर सामने लाया। लेकिन तमाम जो बिजनेसेस हैं, तमाम स्टार्टअप्स हैं, तमाम राज्यों में जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, उन सब में आज भी इतने बॉटलनेक हैं विशाल की, जिसकी वजह से किसी एक कारोबारी को, हालांकि सरकार ने बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे गतिरोध जो थे, बहुत सारी जो अड़चनें थी, उनको दूर किया है। पुराने कानून को खत्म करना हो, नया लेबर कोड लाना हो, और बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन की हैं। आपको ज़रूरी जितने भी आपको परमिशंस चाहिए थी, उन सब की रिक्वायरमेंट को कट किया है कि साहब पहले आपको 10 चाहिए थे तो अब सिर्फ 2 या 3 चाहिए, ज़्यादातर उसमें से ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके बावजूद अभी भी बहुत सारी दिक्कतें जो है वो किसी कारोबार को शुरू करने या चलाने में हैं। और यही से वो बात पैदा होती है कि देखिए, सरकार ने तमाम सुधार किए, अगर आप पिछले 10 साल को देखेंगे। इसके बावजूद अब जब सबसे बड़ा सरकार सुधार करने जा रही है, और ये बात जब सरकार के के बड़े नौकरशाह रहे और अब नीति आयोग के मेंबर ये कहते हैं कि साहब आप कुछ जो चुनिंदा चीज़ें हैं जिन पर पाबंदी है, उन्हें अगर आप छोड़ दें तो बाकी आप कुछ भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन मसला यहाँ से ये पैदा होता है कि 10 साल फिर भी हो गए, लाइसेंसिंग, लाइसेंस राज, इन सब का जो जिक्र करते हैं, वो सब चीज़ें पिछले 10 सालों में भी ख़त्म नहीं की जा सकी। जी। राजीव गाबा साहब की बात को आगे बढ़ाते हैं। सर, आपने जैसा कहा कि बॉटल नेक्स अभी भी हैं, तो वो कह रहे हैं कि 1991 में जो है आर्थिक सुधार हुए थे, लेकिन लाइसेंस राज पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। समय के साथ नए नए नियमों और परमिट के रूप में वही सिस्टम फिर लौट आया है। आज भी कई बेकार की जो है मंजूरियां बिजनेस पर जो है बोझ बनती हुई दिख रही हैं। और उन्होंने एक बड़ा अच्छा टर्म दिया है, रेगुलेटरी कोलेस्ट्रोल। कहा कि यानी ऐसे अतिरिक्त नियम जो सिस्टम को जाम कर देते हैं, जैसे शरीर में खराब कोलेस्ट्रोल जो है नसों में जो है ब्लॉकेज की समस्या उत्पन्न कर देता है। तो ऐसी बातें भी कही जा रही थी।
लेकिन सर इसमें एक इनसाइड स्टोरी मैं आपसे समझना चाहूँगा। हम लोग तो जब तक पढ़ते आते थे सर, वो कहते थे कि एलपीजी रिफॉर्म्स बड़े अच्छे रिफॉर्म्स थे अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह, अच्छे रिफॉर्म्स। ये कह रहे हैं कि नहीं, अभी तक लाइसेंस राज अभी भी मौजूद है सिस्टम में? ना बिल्कुल लाइसेंस राज और किसी भी आप कारोबारी से पूछिए। अभी किसी ने सोशल मीडिया पे एक फ़ोटो डाली थी किसी रेस्टोरेंट या किसी दूसरे बिजनेस में मौजूद व्यक्ति की शॉप का या उसके इंस्टॉलेशन का। वहाँ उसकी जो दुकान है या जो उसका इंस्टॉलेशन था उसमें लाइन से एक के बाद एक 10-15 जो परमिशंस थी, जो अप्रूवल्स थे, वो लाइन से टंगे हुए थे उसमें फ़ोटो फ्रेम में मड़े हुए। ओके। और उसकी फ़ोटो किसी ने भेजी थी कि ये देखिए, जब भारत ये कहता है कि हमने तमाम अड़चनें दूर कर दी, तमाम परमिट दूर कर दी, और यहाँ लाइन से देखिए आप इतने सारे ये लगे हुए जो अप्रूवल किसी व्यक्ति ने लिए हुए हैं। तो चीज़ें ख़त्म नहीं हुई। और यहीं से फिर वो बात विशाल आ जाती है कि 10 साल हो गए कम से कम मोदी सरकार को आए हुए, जहाँ ये माना जाता है कि गुजरात में पूरा का पूरा बिजनेस ट्रांसफॉर्म किया, पूरा गुजरात को एक इंडस्ट्रियल हब बनाने का काम हुआ वहाँ पे। लेकिन देश में आज भी जब आप केंद्र की सत्ता में मोदी सरकार आई, तो आज भी वो दिक्कतें मौजूद हैं। नौकरशाहों की तमाम तरीके की जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो पूरी नहीं हो पाती बिजनेस शुरू करने में, और ऐसे में कोई भी व्यक्ति डिस्करेज हो जाता है कि नया काम शुरू करने में तो परमिट ही इतने लेने पड़ेंगे कि आप उसको शुरू नहीं कर पाएंगे। तो आप कहना चाहते हैं प्रवीण सर की सारी बातों का लब्बो लुभाव है कि जो सरकार गाती फिरती रहती थी कि वन स्टॉप क्लियरेंस वाला जो मामला है वो आज भाई भी प्रैक्टिकलिटी जो में। बात आज नीति आयोग के मेंबर कह रहे हैं, राजीव गाबा साहब कह रहे हैं, इस काम को तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। एग्जैक्टली सर। सरकार को रिफॉर्म की गाड़ी तो जब सरकार आई थी तभी से स्टार्ट करनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं था कि यहाँ यहाँ ये अड़चने हैं, या लूपहोल्स हैं। लेकिन उनको खत्म किया ही नहीं गया, वो व्यवस्थाएं बनाए रखी गई। अब जो कदम उठा रहे हैं आप, वो एक मजबूरी में कदम उठा रहे हैं, क्योंकि देश के हालात खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकार चिंता में है, प्रधानमंत्री चिंता में है, कैबिनेट की बैठक हो रही है, तमाम तरीके की बातें कही जा रही हैं कि साहब आप सोना न मत खरीदिए, आप तेल का इस्तेमाल मत कीजिए। जो तमाम बदलाव किए जाने चाहिए थे वो तो 8-10 साल में उनकी शुरुआत की जा सकती थी। अब तक तो हम एक कंफर्टेबल पोजीशन में, हालांकि देश बहुत मजबूत स्थिति में है और तमाम नीतियों की वजह से भी है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें और बड़े अमाउंट में चीज़ें ऐसी हैं जो ग्राउंड पे अभी नहीं पहुंची हैं विशाल। चलिए, अब सरकार यही चाहती है कि कंपनी को हर छोटी चीज़ के लिए अनुमति लेने की ज़रूरत ना पड़े, केवल उन्हीं कामों पर रोक हो जो कानून के रूप में गलत है या खतरनाक है, बाकी काम जो है स्वतः अनुमति वाले जो है वो माने जाएंगे। अब जिस तरह से सरकार जो बात प्रवीण सर कह रहे हैं कि सरकार थोड़ी मुश्किल में आती हुई नज़र आ रही है, आज की जो ताज़ा अपडेट ये है सर कि प्रधानमंत्री साहब का जो कॉन्वॉय है, जो काफिला हम लोग देखते हैं, उसमें 50% की कटौती की गई। 3 दिन पहले के आसपास ही जब उन्होंने जो है देश को संबोधित करते हुए कहा था कि खाने की तेल से लेकर गाड़ी में इस्तेमाल होने वाला पेट्रोल डीजल और शादी विवाह में इस्तेमाल होने वाला सोना चांदी, इन सबको अवॉइड करिए कम से कम 1 साल के लिए। और देखिए 3 दिन के बाद ही जो है जो रिजल्ट दिखने लगा है सर। और मेरे पास पूरी लिस्ट है सर। प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय हाफ हुआ है, उसके अलावा जो होम मिनिस्टर अमित शाह है उनका कॉन्वॉय भी आधा किया गया है। यूनियन मिनिस्टर CR पाटिल ने भी रिफ्यूज़ कर दिया कि हमें स्कॉट और जो है पायलट व्हीकल्स की कोई ज़रूरत नहीं है। यूपी के जो CM हैं योगी आदित्यनाथ, उनको भी ये उनकी तरफ से भी बातें आ रही हैं कि वो भी जो है इस नियम को पालन करते हुए दिखेंगे। इसके अलावा MP, राजस्थान और दिल्ली के CM ने भी अपने जो कॉन्वॉय की जो साइज़ है उसको कम किया है। महाराष्ट्र में जो मिनिस्टर्स हैं उनको कहा गया है कि अगर आपको कोई भी एयर ट्रैवल करना है तो CM साहब का जो है परमिशन लीजिए, तभी जो है आप एयर ट्रैवल की आपको जो है मंजूरी दी जाएगी। गुजरात के गवर्नर भी जो है वो कहते हुए दिख रहे हैं कि हम अब ट्रैवल करेंगे किससे, ट्रेन और बस से। इसके अलावा बिहार के जो डिप्टी CM हैं विजय कुमार चौधरी, उन्होंने भी अपने कॉन्वॉय को कम किया है। तो ये दिखाती है कि स्थिति जो है थोड़ी जो है चिंताजनक बताई जा रही है सर। और इसके अलावा सर अब मैं आपका रुख करना चाहूँ, सरकार देखिए फिर वही बात आ जाती है बहुत सारी सरकार की अच्छी चीज़ों के साथ। अभी कल असम में स्वेरिंग इन सेरेमनी थी CM हेमंत बिश्व शर्मा की। वहाँ पे आज TUI की रिपोर्ट है 20 चार्टर्ड विमान एटलीस्ट वो वहाँ पहुँचे हुए थे गुवाहाटी एयरपोर्ट पर। वित्त मंत्री कमर्शियल फ़्लाइट से पहुंची वहाँ पे, निर्मला सीतारमण और कुछ और लोग भी पहुँचे, लेकिन बाकी आप समझिए कि 20 चार्टर्ड एयरक्राफ्ट का पहुंचना, और वो तब जबकि 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने बोला था कि साहब हम सबको ऑस्टेरिटी ड्राइव पे
चलना होगा। तो आप ऑल ऑफ सडन जब वहाँ की सेरेमनी हो गई, उसके बाद अब प्रधानमंत्री का काफिला, और देखिए इसमें भी दो तीन चीज़ें, प्रधानमंत्री की सुरक्षा, गृह मंत्री की सुरक्षा या आपके रक्षा मंत्री की सुरक्षा, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री अपना लाव लश्कर कम करें और उसके बाद मैसेज दें, वो जरूरी नहीं है। मेरा ये निजी तौर पर मानना है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। उनकी जो भी सिक्योरिटी, जो भी उनका कॉन्वॉय है, वो जाहिर तौर पर बहुत सोच समझ के तैयार किया गया होगा। उसमें कटौती करना उनके साथ एक रिस्क की चीज़ हो सकती है, वो नहीं करनी चाहिए। बाकी मंत्री, बाकी मुख्यमंत्री जिनके रिस्क परसेप्शन नहीं है, एक चलन है बहुत लंबे वक्त से, कम कम उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में मैं जानता हूं कि जिसको जरूरत नहीं है उसको भी सरकारी गनर लेकर चलने का एक रुतबा, एक टोरा जिसे बोलते हैं, उसकी आदत है कि मेरे पास एक गनर होना चाहिए। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो स्कूटर पे चलते हैं, उनके साथ एक सरकारी गनर होता है। ओके। तो ये चीजें सरकार को बहुत प्रूडेंटली और अब से नहीं, पहले से कर लेनी चाहिए थी। मिडिल ईस्ट की क्राइसिस 28 फरवरी को लड़ाई शुरू हुई थी, पूरा मार्च निकल गया, पूरा अप्रैल निकल गया। सरकार को पता था एलपीजी की क्राइसिस है, पेट्रोल डीजल की क्राइसिस पैदा होगी, लड़ाई रुकी नहीं। अब प्रधानमंत्री ने जब 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हो गए, स्वेरिंग इन हो गए, केवल एक केरल को छोड़ दीजिए, सारी जगह पे शपथ ग्रहण का हो गया। तो अब इस चीज को करना अचानक, जब आपके सिर पर अब चीजें आती हुई दिखाई दे रही हैं बड़े लेवल पे, सरकार ने कहा कि साहब हम तेल के दाम नहीं बढ़ाएंगे। कल हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि तेल के दाम बढ़ाने की ऐसी कोई बात नहीं है, और एक तरह से साफ संकेत आया कि तेल की कीमतें बढ़ना तकरीबन तय है। हो सकता है आज ही बढ़ जाए या आगे अगले 1-2 दिन में बढ़ जाए। जो स्टोरी ये कर रहे थे उसमें भी हम लोगों ने आपसे प्रश्न पूछा था कि इम्पोर्ट ड्यूटी को लेकर, लेकिन देखिए राताराती जो है ये कदम उठाए गए। तब तो अगला सवाल तो ये भी उठ रहा है सर कि हो सके कि आज की जैसा कि कैबिनेट की जो मीटिंग हो रही है उसमें ये फैसला ले लिया जाए, या 1-2 दिन में जो है पेट्रोल डीजल की जो कीमतें जो है उसमें भी बढ़ोतरी, क्योंकि इसके पीछे जो तर्क दिया जा रहा है कि 1600 से 1700 करोड़ रुपए का नुकसान प्रतिदिन हो रहा है ओएमसीज को, तो वो कितने दिन तक उस भार को जो है वहन कर पाएंगे? नहीं, अब इसमें दूसरा तर्क एक अलग है बिल्कुल, जिसमें विपक्ष ये बात बोलता है कि साहब जब तेल $70 पे था, उसके नीचे था जब तेल, तब तो आपने कोई कटौती की नहीं, तब सरकार के खजाने में भी पैसा गया और ओएमसीज के खजाने में भी पैसा गया, उनकी जेबों में भी वो पैसा गया। बता दीजिए सर, 30 लाख करोड़ के आसपास वो जाहिर तौर पर उतने पिछले अगर 4-5 साल को देख लें तो 25-30 लाख करोड़ की कमाई हुई है। 2.5-3 लाख करोड़ का प्रॉफिट तो ओएमसीज को हुआ। 1.5 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड थे, उनके बदले लगभग 3 लाख करोड़ सरकार ने चुका दिए, उसके बाद का ये प्रॉफिट है। लेकिन उसमें फिर ये बात आती कि जब सरकार ने अपने खजाने में या किटी में ये पैसा लिया आपसे ज़्यादा, मान लीजिए टैक्सेस कम नहीं किए जब तेल सस्ता था, तो उस पैसे का इस्तेमाल एक बफर के तौर पे किया गया, हाईवेज बने, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया, देश की तमाम ज़रूरतों को पूरा करने में। भी हुआ, जीएसटी रेट का रेशनलाइजेशन हुआ, थोड़ा बहुत आपका कलेक्शन, हालांकि जीएसटी रेट रेशनलाइजेशन से सरकार के कलेक्शन में इतना कोई कमी आती हुई दिखाई नहीं दी, तो वो वहाँ इस्तेमाल किया गया। इसके बावजूद और दुनिया के तमाम मुल्कों ने कीमतें बढ़ाई भी, लेकिन तब भी ये बात आती है कि इन जो ऑस्टेरिटी ड्राइव सरकार शुरू कर रही है, 5 सितारा होटलों में कार्यक्रम मनमोहन सिंह ने अपने जमाने में शुरू किया था, तब बाकायदे जियो जारी हुए थे, सरकार के ऑर्डर जारी हुए थे कि आप किसी 5 सितारा होटल में किसी तरह का सेमिनार कार्यक्रम नहीं कर सकते। सरकार चाहे एक आदेश निकाल सकती है, प्रधानमंत्री को अपील करने की जरूरत नहीं है, कम से कम सरकारी महकमों से। और जब हम पिछली बार जिस देश का किया, जो प्रधानमंत्री मोदी साहब जो हैं वो 22 राज्यों में उनकी सरकार है, अगर लेटेस्ट जो उनकी जीत को अगर जोड़ लिया जाए तो आउट ऑफ 28-29 स्टेट्स 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो उनको अपील करने की क्या जरूरत हो? तो एक सही बात है सर, अगर डायरेक्शन दे दें तो 22 राज्यों में जैसा चाहेंगे वैसा चीज हो सकता है सर। नहीं, बिल्कुल। और देखिए, प्रधानमंत्री की अपील के साथ राज्य के मुख्यमंत्रियों को भी इस बात को शुरू करना चाहिए। जो कदम कदम पर कार्यक्रम होते हैं कि आज यहाँ कार्यक्रम है, आज यहाँ कार्यक्रम, आज पुल का उद्घाटन है, आज गली का उद्घाटन है, आज पत्थर लग रहा है उसका उद्घाटन है, इन सब चीज़ों की जो हमारी एक इवेंट बनाने की परंपरा है भारत की, और पिछले बहुत सारे सालों में हम यही देखते हैं कि साहब एक जरा सी पुलिया का भी है तो उसके उद्घाटन के लिए 50 अफसर और
तामझाम इकट्ठा होगा, वो सारे खर्चे जा कहाँ रहे हैं? वो सब खर्चा भी तो फिर आम आदमी की जेब पर ही पड़ रहा है। जी। तो क्यों नहीं सरकारें इन तमाम खर्चों को कट डाउन करती हैं? 10 बसें भी जारी हो रही तो उसमें मुख्यमंत्री पहुंचते हैं कि साहब हरी झंडी दिखाएंगे कि 10 बसें हमने रिलीज की हैं, 10 एम्बुलेंस रिलीज की हैं तो उसके लिए भी हरी झंडी दिखा रहे हैं, पूरा अमला लगा हुआ, टेंट लगे हुए। इन सब कामों को मुझे लगता है लोग की अफेयर रखना चाहिए सरकारों को। चलिए सर, एक अंतिम जो है वो खबर को भी डिकोड कर लेते हैं आपसे। देखिए, केंद्र सरकार ने जो सोने चांदी के आयात पर लगने वाली जो ड्यूटी है उसको 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया। और जैसे ये खबर आई सर, आज सोने और चांदी की कीमतों में बेतहाशा तेजी मैं देख पा रहा था। 10,000 रुपये की तो बढ़ोतरी सोने में हो गई सर, और चांदी में 18,000 रुपये की बढ़ोतरी हो गई। ताज़ा हालात ये है, ताज़ा अपडेट ये है कि 10 ग्राम सोना जो है 1,63,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास हो गया। और अगर 1 किलो अगर आपको चांदी लेना है तो उसके लिए आपको लगभग जो है 3 लाख रुपए जो है अदा करने पड़ेंगे। इस कहानी के अगर जो नहीं, मुझे लगता है कि जो सरकार ने अलार्म रेज किया है, और पिछले अगर आप 24 घंटे को देखेंगे तो चाहे जो प्रधानमंत्री की जो CEA हैं, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, उनका बयान हो, चाहे पीयूष गोयल का बयान हो, चाहे आपका हरदीप सिंह पुरी का बयान हो, या प्रधानमंत्री का खुद बयान हो, तमाम जो बयान आए हैं वो तब आए हैं जब पूरे के पूरे इलेक्शंस खत्म हो गए हैं, जबकि लड़ाई पहले से जारी है। चाहे क्रूड का इंपोर्ट हो, चाहे LPG का इंपोर्ट हो, ये सारी, और या आपका रुपए का गिरना हो, 95 तो पहले भी पहुंच गया था रुपया, और आपका जो गोल्ड की को लेके जो आफत हो, ये तमाम चीज़ें पहले से मौजूद हैं। मुझे लगता है सरकार अब अचानक एक पैनिक बटन दबा रही है, या एक तरह की अपील कर रही है, और उसके जरिए इस तरह के ऐसा लग रहा है कि एक बड़ी समस्या देश के सामने खड़ी है। लेकिन इन चीज़ों को ग्रेजुअली आप 28 फरवरी से लेकर गोल्ड पर अगर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ानी थी तो सरकार 1 महीने पहले भी बढ़ा सकती थी। जी जी, क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं सर कि अगर कॉमर्स मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर रिपोर्ट में देख पा रहा हूँ सर, तो पिछले 6 साल में 2.5 गुना गोल्ड इंपोर्ट बढ़ता हुआ दिखा है। 2020-21 में 2.5 लाख करोड़ था, वो 21-22 में बढ़कर 3.4 लाख करोड़ हुआ। 22-23 में इसमें थोड़ी सी गिरावट आई और ये 2.8 लाख करोड़ हुआ। लेकिन 23-24 में 3.8 और 24-25 में 4.9 और 25-26 में ये 6.4 लाख करोड़ के आसपास हुआ। तो दिनों दिन जो है लगातार हम लोग जो है सोने का इंपोर्ट करते हुए देख रहे हैं, इरिस्पेक्टिव जो 60,000 70,000 रुपये के आसपास होता था 10 ग्राम सोना, वो अब जो है 1.5 लाख 2 लाख के आसपास पहुंचा है। उसके बावजूद इंपोर्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है सर। लेकिन एक लास्ट सवाल, इस पर कुछ ऐड करना चाहेंगे या क्या? इसके बाद जो खबर आ रही है इसके बाद एक बात भी आ रही है कि स्मगलिंग बढ़ जाएगा, राजस्व में घाटा होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट तो कम होगा लेकिन स्मगलिंग बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नहीं, स्मगलिंग तो जाहिर तौर पर जब भी इससे पहले जब बढ़ा था फिर सरकार ने उसको घटाया, तब भी स्मगलिंग का एक संकट तो मौजूद है ही, कि उसकी आशंका जाहिर तौर पर बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन रुपए को बचाने के लिए जो स्टेप सरकार अब उठा रही है, फिर मैं वही बात कहूँगा, इन स्टेप्स को सरकार पहले उठा सकती थी, क्योंकि कोई भी इस बात से अनअवेयर नहीं था कि हम 90% इम्पोर्ट करते हैं, 20% दुनिया भर का जो क्रूड का सप्लाई है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से है। गोल्ड का इंपोर्ट हमारा सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्ट है क्रूड के बाद हमारा जो सबसे ज़्यादा डॉलर आउटगो होता है वो आपका गोल्ड की वजह से होता है। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की, तो आपका बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी।